गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए आया हूं। भूगोल में मैंने आप सभी को अध्याय 5 तक काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, प्रश्न उत्तर करा दिया। इसलिए प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को भूगोल का अध्याय 6 पढ़ाने के लिए आया हूं, जिसका शीर्षक है द्वितीय क्रियाकलाप या यूं कहें द्वितीय क्रियाएं। 5वें अध्याय में हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से प्राथमिक क्रियाएं को पढ़े, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, खनन को काफ़ी अच्छे तरीके से हम सभी ने समझा और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर किया। इसलिए जो हमारा छठा अध्याय है वह है आपका द्वितीय क्रियाकलाप। ठीक है, तो इस अध्याय में हमें खास करके उद्योग के बारे में पढ़ना है, विनिर्माण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं निकाला है, कॉपी पेन अवश्य रूप से आप सभी को निकाल लीजिए। ठीक है, जिससे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को क्लास करते समय ही आप नोट कर सकें। ठीक है ना, क्योंकि जैसे पढ़ रहे हैं नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, लाभदायक न हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, जब भी अध्ययन करें तो कॉपी पेन अवश्य रूप से निकाल लें। ठीक है, तो अपने कॉपी में जो सबसे पहले आप सभी को शीर्षक देना है, ठीक है, क्लास हमारा 12 हो गया, विषय भूगोल अध्याय 6 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अध्याय आपका 6 है, शीर्षक हो गया द्वितीय क्रियाएं, भाग हो गया 1, यानी छठा अध्याय का यह आपका पहला क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहले इस अध्याय में हम लोग शीर्षक को समझेंगे, यानी कि द्वितीय क्रियाएं को समझेंगे। आखिर द्वितीय क्रियाएं क्या होता है? हालांकि मैंने 5वें अध्याय में भी सभी बच्चों को मैंने बता दिया था कि आखिर द्वितीय क्रियाएं होता क्या है। 5वें ही अध्याय में मैंने आप सभी को प्राथमिक क्रियाएं बताया, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, खैर वो तो 5वां अध्याय था, फिर भी मैं फिर से इस छठे अध्याय में द्वितीय क्रियाओं को आपको समझाऊंगा कि आखिर होता क्या है। लेकिन प्यारे बच्चों, अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत यदि हो रही है कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आज ही भर ऑफ़र है 1000 का। आपको पता होगा कि पेड कोर्स का फ़ी 1500 लगते हैं पूरी साल का। आज तक ऑफ़र है 1000 का। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर में MVVI VVI प्रश्नों को बताए जाएंगे। यदि आप हमारे बताए गए सिर्फ MVVI प्रश्न कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर से आपका 80% आपको आ ही जाएगा। सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन देकर के रिवीजन भी आपको करवाए जाएंगे। अर्थात अभी से लेकर के एग्ज़ाम होने तक का आपके सभी विषय का मात्र 1000 रुपये फ़ी है। ठीक है, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मैं बुक लूँ, तो मैं कई बार आपको मैं बता चुका हूँ, आप ब्रिलियंट का आप ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर गैस पेपर में कौन सा लूँ, तो उनको मैं सलाह दूंगा कि यदि गैस पेपर लेना है तो भी आप ब्रिलियंट का ले सकते हैं। ब्रिलियंट का काफ़ी आपको अच्छा होता है। ठीक है, तो अब हम अध्याय को प्रारंभ करेंगे प्यारे बच्चों। तो नंबर नोट कर लीजिएगा, यह मेरा नंबर है। चलिए ठीक, सबसे पहले जो हमें समझना है वह है द्वितीय क्रियाएं आपको क्या होता है। ये आपका हो गया नंबर 1 पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, यह हम यहाँ पर एरो लगा देते हैं। चलिए, द्वितीय क्रियाएं। तो प्यारे बच्चों,
और मैंने 5वें अध्याय में आप सभी को क्या पढ़ाया था? प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं क्या होता है मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्राथमिक क्रियाएं होती है वह पर्यावरण पर निर्भर करती है। ठीक है, पर्यावरण से हम जो वस्तुओं को प्राप्त करते हैं खास करके वह प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्रिया हमें यह बताता है कि आखिर जो पर्यावरण में जो भी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए अब लकड़ी हो गया, पर्यावरण से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, कृषि करते हैं, खनन करते हैं। तो जो कच्चा माल होता है, खास करके प्यारे बच्चों जो कच्चा माल होता है उसे हम तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत तो प्राप्त कर लेते हैं। अब ये जो कच्चा माल होता है यह मूल्यवान आपको नहीं होता है। मूल्यवान होता है, मूल्यवान आपको नहीं होता है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोहे का खनन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लोहे का खनन, यानी अयस्क का आपको खनन हो रहा है। ठीक है, अब जो कच्चा लोहा है उसका क्या उतना मूल्य होता है? उतना मूल्य तो आपको नहीं होता है। जैसे मान के चलिए हम कपास का खेती करते हैं। ठीक है, तो कपास ये मूल्यवान होता है? मूल्यवान आपको नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने तकनीक के माध्यम से, जो भी हमारे पास तकनीक है, जो ज्ञान है, जो कौशल है, उसके मदद से हम अपने मेहनत से, यानी श्रमिकों के माध्यम से, अब श्रमिक क्या करेगा? मेहनत करेगा। तो श्रमिकों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कच्चे पदार्थ को एक नया रूप दे देते हैं। एक क्या कर देते हैं, एक नया रूप दे देते हैं जो कि आपको मूल्यवान बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? मूल्यवान बन जाता है। जैसे कच्चा मान के चलिए कपास है, अब कपास को हम रूप दे देते हैं वस्त्र में, तो वस्त्र देखिएगा कपास से कहीं ज़्यादा क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। ठीक है, जैसे हो गया अयस्क, जैसे लोहा। अब लोहे का शकल हम दे देते हैं, मान के चलिए कोई मोटरसाइकिल बना लिया, कोई कार बना लिया, तो देखिएगा कार काफ़ी क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? मूल्यवान हो जाता है। ठीक है, जैसे गेहूँ, गेहूँ भी तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आपको पाया जाता है, कच्चा माल है। अब जब गेहूँ को पीस करके हम उनसे आटा प्राप्त करते हैं और आटा को पैकेट में बंद करके हम बाज़ार में बेचते हैं, तो ये भी आटा मूल्यवान आपका बन जाता है कि नहीं? तो हम अपने तकनीक से क्या करते हैं प्यारे बच्चों? अपने तकनीक से, ज्ञान से, मेहनत की मदद से हम एक प्रॉपर रूप दे पाते हैं, एक शकल दे पाते हैं। तो शकल देने के लिए हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? उद्योग का या विनिर्माण का। या तो उद्योग का प्रयोग करेंगे या तो विनिर्माण का प्रयोग करेंगे। विनिर्माण का मतलब होता है हाथों से बनाना, यानी हाथ से जब हम बना करके एक शकल दे दिए, उद्योग में ऑटोमेटिक मशीनों के माध्यम से एक रूप दे दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक हमें उत्पाद नजर आता है, यानी एक नया वस्तु देखने को मिलता है। वो वस्तु क्या हो जाता है? तो प्यारे बच्चों मूल्यवान हो जाता है। ठीक है, तो यह जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो द्वितीय क्रियाकलाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों द्वितीय क्रियाकलाप बोलते हैं। यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो साधारण तौर पर आप यह कह सकते हैं, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत हम कच्चे माल को प्राप्त करते हैं, और जो कच्चे माल है, कच्चे माल को जब हम क्या एक नया रूप दे देते हैं, जैसे लोहे से मोटरसाइकिल बनाना, कार बनाना, बड़ा बड़ा मशीन बनाना। ठीक है, कपास से वस्त्र बनाना, गेहूं से आटा को तैयार करना। ठीक है, जो कि मूल्यवान हो जाता है, यह प्रक्रिया है द्वितीय क्रियाकलाप आपको कहलाता है। ठीक है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। बहुत आपके एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि द्वितीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। तो यदि आप अपने कॉपी में लिखना चाहते हैं कि द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान एवं श्रम लगाकर नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है तो द्वितीय क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय क्रिया कहा जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, आप सभी को पता ही है, बोर्ड पर मैं लिखूंगा तो समय लग जाएगा। तो इसलिए कॉपी में एक नोट्स टाइप का बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी में लिखिएगा। ठीक है,
प्राकृतिक रूप से, यानी प्राकृतिक रूप से जो अर्थात प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत, ठीक है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान एवं श्रम लगाकर, ठीक है, नए उपयोगी उत्पादन में बदल देता है तो द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। जाहिर सी बात है, नया उत्पादन में क्या कर देगा, बदल देगा। जैसे कपास से वस्त्र बनाना, गेहूं से आटा बनाना, उसके बाद गन्ना से चीनी बनाना, जो गन्ना जो होता है उससे चीनी बनाना, तो एक प्रकार का क्या हो गया, तो प्यारे बच्चों द्वितीय क्रियाकलाप हो गया। तो द्वितीय क्रियाकलाप को किसी भी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को देखना है जो आपके लिए क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे देखिए, द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधन का मूल्य बढ़ जाता है, यानी ये जो द्वितीय गतिविधि है इसके द्वारा जो प्राकृतिक मूल्य है, जो प्राकृतिक जो साधन है उसका मूल्य क्या हो जाता है, तो प्यारे बच्चों बढ़ जाता है। अब जैसे कि मान के चलिए हमें वस्त्र बनाना है, तो वस्त्र बनाने के लिए हमें कपास की आपको पड़ता है, तो कपास का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे हमें चीनी बनाना है, तो चीनी के लिए हमें कच्चे माल अर्थात गन्ना का मूल्य क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों बढ़ जाएगा। तो यदि इसे आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है जो कि आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। ब्लैक से मैं लिख देता हूँ, बहुत बच्चे को दिखाई पड़ेगा, कंप्लेन भी रहता है कि सर दिखता नहीं है, थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। द्वितीयक गतिविधियों, ठीक है, द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जो कच्चे माल है वह क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों मूल्यवान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे जो ज़्यादा जरूरी पॉइंट आपका हो जाता है विनिर्माण, ठीक है। तो मैं इसे मैं मिटा देता हूँ और पॉइंट में देता हूँ विनिर्माण, ठीक है। चलिए, निर्माण, अब प्यारे बच्चों देखिए, जो आपका कच्चा माल है, ठीक है। अब कच्चे माल को हम क्या करते हैं, हम एक नया रूप देते हैं। अब नया रूप देने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो प्यारे बच्चों विनिर्माण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब विनिर्माण होता क्या है, तो यदि मैं विनिर्माण का अर्थ में बताऊं तो विनिर्माण का अर्थ होता है हाथों से बनाना। क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों, हाथों से बनाना। जब हम किसी वस्तु को शकल सूरत अपनी हाथों से दे देंगे तो वह विनिर्माण आपको कहलाएगा। तो ये जो शकल सूरत जो हम हाथों से देते हैं, अर्थात विनिर्माण का जो मतलब होता है हाथों से बनाना, ये आपका प्राचीन काल में होता था, यानी पहले के समय में होता है। ऐसा नहीं है कि विनिर्माण आज जड़ से ही समाप्त हो चुका है, आज भी हम लोग विनिर्माण करते हैं, हाथों से बनाते हैं। जैसे बांस की लकड़ी से, या जैसे बांस से दौड़ी बनाना, सूप बनाना, ये भी तो एक प्रकार का निर्माण है। चटाई बनाना, पत्तों से चटाई बनाना, ये भी तो एक प्रकार का विनिर्माण है, हम लोग तो हाथों से ही बनाते हैं। मिट्टी से घड़ा बनाना, हम लोग तो हाथों से ही बनाते हैं, ठीक है। तो विनिर्माण का जो प्यारे बच्चों अर्थ होता है वह होता है हाथों से बनाना। लेकिन जैसे जैसे जो हमारा देश तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, अब इसकी जगह अधिकांश क्या प्रयोग होने लगा है,
तो प्यारे बच्चों इसकी जगह अब अधिकांश उद्योग प्रारंभ हो गए। उद्योग में क्या होता है कि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? यंत्र यानी मशीन। एक ऐसा मशीन जिसमें ऊर्जा का भंडार होता है, अर्थात पेट्रोल डीजल के माध्यम से मशीन को चलाते हैं, ठीक है। और वो मशीन ऑटोमेटिक वस्तु को बना देता है, अर्थात हम कच्चे माल देते हैं, ऑटोमेटिक वो क्या कर देता है? वस्तु को बना देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास गेहूं है, ठीक है। अब गेहूं को आटा बनाने के लिए मेरे पास दो रास्ता है। एक तो पहले का समय से हम लोग जो प्रयोग करेंगे विनिर्माण, अर्थात जाता में हम गेहूं देंगे, जाता में ऐसे 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 करके, जैसे आपकी दादी माँ पीसती होगी, ऐसे ऐसे करके पीसेगा, फिर वो गेहूं क्या हो जाता है? आटा में तब्दील हो जाता है। तो हाथ से हमने क्या किया? गेहूं से आटा को बनाया। लेकिन अब जो समय हो गया है, मॉडर्न समय है, लोगों के पास ज्ञान हो गया, तो लोग कामचोर हो गया, मेहनत करना नहीं चाहता है, इसलिए लोग गेहूं को क्या करता है? गेहूं मिल में लेकर के जाता है, मिल में आपको गेहूं दे दिया जाता है और गेहूं ऑटोमेटिक मशीन उसको क्या कर देता है? तो पीस देता है, फिर हमें आटा प्राप्त हो जाता है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों विनिर्माण खास करके क्या होता है इसको समझने में तो हमारे किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। तो जो छोटे छोटे पॉइंट है उस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, आप सभी को अपने कॉपी में लिखिएगा, लिख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मदद आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल करके आता है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है, क्या है प्यारे बच्चों? हाथ से बनाना, ठीक है। हाथ से बनाना आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। विनिर्माण का अर्थ होता है, उत्तर क्या हो जाएगा? हाथ से बनाना, ठीक है। अब हाथ से जैसे क्या होगा? चटाई, छिट्टा, सूप, घड़ा हाथों से हम लोग बनाते हैं। मूर्ति भी हाथों से बनाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में देखिए उसका भी मशीन आपको आ चुका है, ठीक है। विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु के उत्पादन से है। अब इसका जो उद्देश्य होता है, आशय होता है, वह वस्तु का उत्पादन से होता है। किससे होता है? तो प्यारे बच्चों वस्तु के उत्पादन से होता है। अब ये जो विनिर्माण कहाँ से कहाँ तक होता है? तो देखिए वर्तमान समय में मैंने आपको बताया कि ये जो विनिर्माण है इसकी जगह हम लोग मशीनों का प्रयोग करने लगे। अब हम लोग हाथ से अब हम लोग बनाना छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमारे पास तकनीक आ गया है, नई नई तकनीक आ गया है, लोग आलस हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, काम वाम करना नहीं चाहते हैं। इसके जगह मशीन का हम लोग प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए। तो जो मशीन से जो वस्तु जो तैयार करते हैं उससे भी हम लोग विनिर्माण ही करते हैं, अंग्रेजी में कहे तो मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो लोगों ने मशीनों से भी जो उत्पादन किया उसे भी विनिर्माण ही आपको कहा गया, समझ गए? यानी पहले जो शुरुआती दिनों में जो विनिर्माण शब्द था उसका मतलब था हाथों से बनाना, लेकिन जैसे जैसे तकनीक विकसित होते गया लोगों ने मशीन का प्रयोग अधिक करने लग गए और मशीन ने भी जो उत्पादन किया उसे भी विनिर्माण ही आपको कहा गया, ठीक है। तो देखिए हस्तशिल्पकार से लेकर के, यानी जितना भी हस्तशिल्पकार है जो कि हाथों से होता है, ठीक है। अब हाथों से चटाई, बुनाई, ठीक है, मूर्ति वूर्ति ये सब बनाना, तो मैं पॉइंट लिख देता हूं। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, यानी लोहे और इस्पात से कोई नया वस्तु को तैयार करना, कोमा प्लास्टिक के खिलौने
बनाना इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को, सभी प्रकार के उत्पादन को विनिर्माण के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, विनिर्माण के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया सभी बच्चों को। देखिए, यदि मैं विनिर्माण की बात करूं, निर्माण का तो मतलब ही होता है निर्माण हो चुका, वी का मतलब फिर से, अर्थात फिर से निर्माण करना ही क्या कहलाया, विनिर्माण। ठीक है, फिर से निर्माण करना ही क्या कहलाया, विनिर्माण। पहला तो निर्माण, जैसे मान के चलिए गेहूं है, वो तो प्राथमिक क्रिया से मैंने प्राप्त किया गेहूं को, वो तो खुद उसका गेहूं का निर्माण हो चुका है। अब फिर गेहूं से आटा बनाना विनिर्माण हो गया, यानी फिर से मैंने बनाया। जैसे पेड़ से लकड़ी प्राप्त करना और लकड़ी से अपनी आवश्यकता का वस्तु बनाना, जैसे चौकी, पलंग। ठीक है, लोहा को पहले तैयार करना, फिर लोहे से अन्य वस्तुओं का तैयार करना, अर्थात फिर से निर्माण करना है, विनिर्माण आपको कहलाता है। तो ये पॉइंट आपको देख लेना है। हस्तशिल्प कार्य जो कि हाथ से होता है, जैसे मूर्ति बनाना, चटाई बनाना, बुनाई करना, छिट्टा बनाना, दौरी बनाना, घड़ा बनाना, और भी सारा हाथ से ही आपको बनता है। से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, यहाँ तक कि जो हम प्लास्टिक का भी जो खिलौना बनाता है इत्यादि, मतलब इसके अलावा जैसे कंप्यूटर का भी जितना भी औजार होता है, जैसे कंप्यूटर के अलावा कंप्यूटर का मान के चलिए और भी क्या हो, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर के पार्ट पुर्जा हो गया, अंतरिक्ष में भी जितना जो वस्तु का प्रयोग करते हैं, सभी प्रकार के उत्पादन को विनिर्माण के अंतर्गत माना जाता है। किसके अंतर्गत माना जाता है, तो प्यारे बच्चों विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चर के अंतर्गत ही आपको माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक प्यारे बच्चों विनिर्माण को समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत। अब हम आते हैं विनिर्माण प्रक्रियाओं की समान विशेषता, आखिर इसका विशेषता आपको क्या है। ठीक है, तो समय के साथ साथ ये जो विनिर्माण का जो प्रक्रिया है आपको बदलता है। लोग हाथों की जगह मशीनों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। अब मशीनों का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें क्या चाहिए, पावर चाहिए, यानी ऊर्जा चाहिए। अब पावर कैसे मिलेगा, या तो बिजली से, पेट्रोल से, डीजल से, इसी से मिलेगा। ठीक है, तो जो हमें पॉइंट जो देखना है, विनिर्माण प्रक्रियाओं की समान विशेषता। ठीक है, विनिर्माण पॉइंट आप लोग बनाइएगा, प्रक्रियाओं की सामान्य विशेषताएं। ठीक है, विनिर्माण प्रक्रियाओं की समान विशेषता प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जो सबसे पहला जो विशेषता हो जाएगा शक्ति का उपयोग। नंबर 1 शक्ति का उपयोग। इसमें हम लोग किसका उपयोग करेंगे प्यारे बच्चों, शक्ति मतलब पावर। अब पावर कैसे, जैसे पेट्रोल, डीजल या बिजली, यानी जो निर्माण किया जाएगा वो मशीनों के माध्यम से निर्माण किया जाएगा, जिसमें शक्ति का क्या होगा, उपयोग होगा, यानी पावर का उपयोग होगा। शक्ति कैसे प्राप्त होता है मैंने बता ही दिया, डीजल से, पेट्रोल से या बिजली से। ठीक है, वस्तुओं का विशाल उत्पादन, इसमें जो भी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा वो विशाल आपको किया जाएगा, यानी वस्तुओं का विशाल उत्पादन, यानी जो भी होगा वस्तु का उत्पादन वो एक बड़े पैमाने पर होगा। ठीक है, तीसरा विशेषता कारखानों में विशिष्ट श्रमिक, यानी कारखाना में जो भी श्रमिक होगा वो विशिष्ट होगा। कारखानों में विशिष्ट श्रमिक। ठीक है प्यारे बच्चों,
जो कुशल श्रमिक होगा। अब देखिए ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनों के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जा सकता है। यानी जो निर्माण होगा या तो मशीनों के माध्यम से होगा या फिर पुराने साधन के माध्यम से होगा। पुराने साधन जैसे हाथों से बनाना, इस प्रकार से नए आधुनिक साधन जैसे यंत्रों का इस्तेमाल करके। अब यंत्रों का इस्तेमाल करके अर्थात यांत्रिक क्या होता है, यंत्र क्या होता है, अर्थात मशीन। जब हम मशीन से क्या करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो सभी बच्चे जानते ही होंगे यंत्र क्या होता है, ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। अब हम देखेंगे विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। एक प्रकार से उद्योगों का हम लोग क्या देखेंगे, तो प्यारे बच्चों वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, अब देखिए विनिर्माण बराबर उद्योग, चाहे इसे आप विनिर्माण कहिए उद्योग कहिए, बात आपका बराबर ही है, ठीक है। एक मिनट, चलिए ठीक है। अब हम देखेंगे विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूं। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, आम भाषा में कहिए तो उद्योगों का वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों देखिए, उद्योग का जो वर्गीकरण है हम 4 तरीके से करते हैं, ठीक है। अब दुनिया भर में जितने भी उद्योग हैं उनको वर्गीकरण यानी वर्ग में रखना, कैटेगरी कर देना, ठीक है। क्या कर देना, कैटेगरी कर देना। जैसे कि मान के चलिए हम लोग सभी चीज़ का अपना अपना कैटेगरी होता है। जैसे लड़का लड़की का कैटेगरी, एक तरफ लड़का है एक तरफ लड़की है, ये भी एक प्रकार का कैटेगरी। नगर का कैटेगरी, बड़ा नगर, मेजा नगर, छोटा नगर, है कि नहीं। तो उसी प्रकार उद्योग क्या वर्गीकरण क्या हो सकता है। तो सबसे पहले उद्योग का वर्गीकरण 4 भागों में हम लोग करते हैं। एक, आकार के आधार पर, यानी आकार के आधार पर एक आपका उद्योग का वर्गीकृत हो जाता है कि उद्योग कैसा है, बड़ा है, छोटा है कि एकदम छोटा है, आकार के आधार पर। दूसरा हो जाता है स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना हक के आधार पर कि जो उद्योग है वो किसका है, सरकारी उद्योग है अर्थात सार्वजनिक है, निजी व्यक्ति का है अर्थात प्राइवेट है, या मिश्रित है यानी सरकार और निजी व्यक्ति का, दोनों का सम्मिलित रूप से। तो दूसरा हो गया स्वामित्व के आधार पर। तीसरा जो प्यारे बच्चों हो जाता है कच्चे माल के आधार पर, यानी उद्योग जो है वो कच्चे माल के आधार पर है, जो कि कच्चा माल तुरंत आपको खराब हो जाता है, इसलिए उसका एक और कैटेगरी आपका बन जाता है कच्चे माल के आधार पर। और उसके बाद एक जो आपको चले जो ये आता है उत्पादन के आधार पर, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 भागों में पड़ जाता है। तो मैं पॉइंट बना करके लिख देता हूं, ठीक है। सभी बच्चे नोट करके लिखिएगा। पहला जो नंबर आपका जो चले आता है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पादन एवं स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। ये भी पॉइंट सभी बच्चे लिख लीजिए, ठीक है। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो हमें जो प्यारे बच्चों याद करके जो चलना है, क्या उद्योगों का जो वर्गीकरण है, एक तो
आकार के आधार पर, दूसरा कच्चे माल के आधार पर, तीसरा उत्पाद के आधार पर, चौथा स्वामित्व के आधार पे। ठीक है, ये 4 आपका हो गया। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकृत करें। सबसे MBBI क्वेश्चन, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकृत करें, MBBI क्वेश्चन। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकृत करें, BBI क्वेश्चन। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा MBBI हो जाता है, काफ़ी हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। इस बार आकार पूछा है तो अगला बार कच्चा माल पूछेगा, कच्चा माल पूछा है तो उसके बाद जाहिर सी बात है आकार के माध्यम से पूछ जाएगा। इसके अलावा कोई आता है वह स्वामित्व के आधार पर आता है, उत्पादन के आधार पर आपके एग्जाम में प्रश्न आपको नहीं आता है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, हमें आपको समझना है। प्यारे बच्चों, मैं क्या करता हूं, एक मैं तालिका में आपको बना देता हूं, उस तालिका के आधार पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, एक तालिका बना देता हूं। आप सभी बच्चे भी तालिका आप लोग बनाइए। ठीक है, चलिए। तो उद्योगों का जो वर्गीकृत है इस प्रकार में एरो में दे देता हूं, यानी उद्योगों विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, मतलब उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए। सबसे पहले एक लाइन में इस प्रकार से खींचा, खींचने के बाद जो सबसे पहला निकल करके आता है, एक मैं थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा नया मार्कर में ले लेता हूं ताकि सभी बच्चों को दिखाई पड़े। ये भी नहीं चल रहा है, बड़ा गड़बड़ जाता है सब कोई। चलिए, ज़्यादा चलता है। सबसे पहला नंबर 1 क्या आ जाएगा, आकार के आधार पर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर आकार। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा कच्चा माल। कच्चा माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तीसरा क्या हो जाएगा, उत्पाद। उत्पाद के आधार पर कच्चे माल का वर्गीकरण। ठीक है, फिर स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो आपका यहां पर 4 हो गया। ठीक है, आकार मतलब आकार के आधार पर वर्गीकरण, कच्चा माल के आधार पर वर्गीकरण, उत्पाद के आधार पर वर्गीकरण और स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों जो सबसे पहले देखेंगे वो हमें क्या देखना है, आकार के आधार पर। ठीक है, अब आकार के आधार पर हम लोग कुछ इस प्रकार से देखेंगे। अब आकार में प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, अब आकार देखिए। अब आकार के आधार पर जो कच्चे माल का जो प्यारे बच्चों वर्गीकृत किया जाएगा, इसमें खास करके हम लोग 3 चीज़ देखेंगे। कितना चीज़ देखेंगे, तो प्यारे बच्चों 3 चीज़ देखेंगे। ठीक है, एक तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूंजी। पूंजी, दूसरा हम लोग देखेंगे श्रम, तीसरा हम लोग देखेंगे उत्पाद। ठीक है, पूंजी, श्रम और उत्पाद या फिर उत्पादन, ये 3 आपका हो गया। ठीक है, 1 मिनट, ये आपका 3 हो गया। अब देखिए, सबसे पहला जो आपका आकार के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, एक ऐसा उद्योग जिसमें कम पूंजी लगे। पूंजी क्या लगे, एकदम कम। दूसरा, अब कम पूंजी लगे तो जाहिर सी बात है, और जो मजदूर है मजदूरों भी कम लगे, यानी श्रमिक भी कम हो और उसका उत्पादन भी कम हो। जब कोई उद्योग में पूंजी कम लगे, श्रमिक कम लगे, उसका उत्पादन भी कम हो जाता है, तो उसी उद्योग को हम लोग क्या बोलेंगे, कुटीर उद्योग बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कुटीर उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योग को हम लोग घरेलू उद्योग भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका कुटीर उद्योग, कुटीर या घरेलू उद्योग। ठीक है, कुटीर या घरेलू उद्योग। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए
इस उद्योग का पहला यानी आकार के आधार पर पहला कैटेगरी कौन सा हो गया? कुटीर या घरेलू उद्योग। अब कुटीर उद्योग का मतलब ही होता है एक ऐसा उद्योग जिसका उत्पादन घर में हो। क्या हो? घर में हो। अर्थात आपने देखिएगा अपने समाज में कि बहुत सारा व्यक्ति क्या करता है, घर में ही वस्तु को बनाता है और अपने आसपास उस वस्तु को बेच देता है, जिसे हम घरेलू उद्योग भी कहते हैं। अब घरेलू उद्योग इसलिए करते हैं क्योंकि वो सारा का सारा काम घर में ही होता है, ठीक है, और परिवार के सभी सदस्य इस कार्य में लगे होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे हम घरेलू उद्योग कहते हैं। आप इसे घरेलू उद्योग कहिए या कुटीर उद्योग कहिए, बात आपका बराबर है। जैसे आपने अपने समाज में देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर पे आपको चटाई बनाते हैं। अब चटाई बनाते हैं तो घर में ही बनाते हैं। अब चटाई बनाने के लिए कच्चे माल क्या चाहिए? पत्ता चाहिए, तो पत्ता भी अपने आसपास से ही वो खरीदते हैं। अपने आसपास से पत्ता खरीदें, पत्ते से चटाई बनाएं। अब चटाई बनाने के लिए देखिएगा कि माता पिता, बेटा बेटी, दादा दादी सबको लगा रहता है, और लगने के जो बाद उसमें क्या होता है कि छोटे पैमाने पर उसका उत्पादन होता है और उसको अपने आसपास बेच दिया जाता है, ठीक है। अब चटाई बनाने में कम पूंजी लगा, श्रम भी कम लगा, घर के सभी लगभग सदस्य ही हैं, उत्पादन भी कम ही हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? कुटीर उद्योग। घरेलू उद्योग इसलिए बोलेंगे चूंकि यह उत्पादन घर में ही होता है, घर से बाहर नहीं होता है, इसलिए इसे हम घरेलू उद्योग भी कहते हैं। जैसे घड़ा बनाना, लोग घर में ही घड़ा बनाते हैं। मिट्टी भी आसपास से खरीद करके घर बना करके आसपास में ही बेच देते हैं, ठीक है। दीपावली में दीप बनाना है कि नहीं, चटाई बनाना, छिट्टा बनाना, तो इस प्रकार के जितने भी आपका उद्योग है उस उद्योग को हम लोग क्या बोलेंगे? या तो कुटीर उद्योग बोलेंगे या तो घरेलू उद्योग बोलेंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि घरेलू उद्योग से क्या समझते हैं या कुटीर उद्योग से क्या समझते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप बोलिएगा कि घरेलू उद्योग घर में उत्पादन किया जाता है, जिसमें परिवार के लगभग सभी सदस्य शामिल होते हैं, इसमें कम पूंजी लगता है, इसमें श्रमिक अधिक होते, इसमें श्रमिक कम होते हैं, लगभग परिवार के ही सदस्य होते हैं, इसका उत्पादन भी कम होता है तथा उत्पादन को या तो उपभोग कर लिया जाता है या शेष बचे उत्पाद को क्षेत्रीय बाजार में उसको बेच दिया जाता है, जो कि क्षेत्र का यानी अपन जो लोकल जो क्षेत्र है उसमें जाकर के बेच दिया जाता है। इसमें कच्चे माल भी आसपास से ही आपको खरीदा जाता है। तो इसको प्यारे बच्चों समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं, अब देखिए लघु उद्योग से ऊपर आपको चला आता है, सॉरी कुटीर उद्योग से ऊपर चले आता है लघु उद्योग। कौन सा उद्योग? लघु उद्योग, ठीक है। अब इसे आप लघु उद्योग कहिए या छोटे पैमाने का उद्योग कहिए, बात आपका बराबर है। छोटे पैमाने का उद्योग यानी लघु उद्योग, ठीक है। यानी कौन सा उद्योग? लघु उद्योग। अब आप कहिएगा कि सर लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में क्या अंतर हो जाता है? तो प्यारे बच्चों देखिए, अब ये जो छोटे पैमाने का उद्योग है यानी लघु उद्योग है, इसमें अंतर बस यह हो जाता है कि छोटे पैमाने के उद्योग में यानी लघु उद्योग में इसमें जो पूंजी जो लगता है वो कुटीर उद्योग से अधिक लगता है, ठीक है। कुटीर उद्योग से पूंजी अधिक लगता है। कुटीर उद्योग की तुलना में इसमें श्रमिक अधिक होते हैं। कुटीर उद्योग की तुलना में इसमें उत्पादन भी अधिक होता है, ठीक है। यानी ये जो तीनों जो चीज है, पूंजी, श्रम, उत्पादन, कुटीर उद्योग से छोटे पैमाने के उद्योग में काफी ज्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2 में क्या हो जाता है कि जो छोटे पैमाने का उद्योग होता है अर्थात लघु उद्योग, यह घर से बाहर होता है, अर्थात घर में यह नहीं होता है, इसका उत्पादन घर में नहीं होता है, बल्कि घर से क्या होता है? तो प्यारे बच्चों घर से बाहर आपको किया जाता है। तथा इस उद्योग में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यंत्रों का, यानी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। वो अलग बात है कि छोटे पैमाने पर मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो मशीन जो होता है, बहुत सारे मशीन स्वचालित भी होता है, अर्थात ऑटोमेटिक मशीन आपको होता है जिसमें बिजली लगती है, या यूं कहें पेट्रोल डीजल के माध्यम से ये मशीन आपको चलता है, ठीक है।
जैसे जैसे में आप लोग देखिएगा क्षेत्रीय छोटे स्तर पर आपको बहुत सारा उद्योग देखने को मिलेगा। जैसे छोटे पैमाने पर कौन सा उद्योग हो सकता है, जैसे लोकल में कोई कुरकुरे तो बड़ा स्तर पर बिकता है ना, अब आसपास में देखिएगा उसके जगह कुरकुरे के जगह कोई टकाटक कंपनी का कोई कुरकुरे बिकेगा, ठीक है। तो एक क्षेत्रीय टाइप का आपको रहता है, ठीक है। तो इसमें उत्पादन भी जो है आपको देखिए ये तीनों चीज कुटीर की तुलना में अधिक होगा, लेकिन फर्क बस इतना हो जाता है कि कुटीर उद्योग में हम लोग यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि छोटे पैमाने के उद्योग में हम लोग यंत्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा दूसरा हो गया। अब मेरा आ जाएगा तीसरा आपका हो जाएगा बड़े पैमाने का उद्योग कहिए या दीर्घ उद्योग कहिए, ठीक है। तो यहां पर तीसरा हो गया बड़े पैमाने का उद्योग, ठीक है, या दीर्घ उद्योग। सभी बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख ही रहा होगा। तो बड़े पैमाने का उद्योग या दीर्घ उद्योग। अब जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने उद्योग में जो यंत्रों का प्रयोग होगा वह बड़े पैमाने पर होगा। किस पैमाने पर होगा? बड़े पैमाने पर यंत्रों का प्रयोग होगा। अब बड़े पैमाने पर हम उत्पादन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें पूंजी सबसे ज़्यादा लगेगी, एकदम अधिक पूंजी इसमें लगेगा, ठीक है। श्रमिक भी अधिक लगेंगे और जाहिर सी बात है इसका उत्पादन भी अधिक किया जाएगा, ठीक है। अब पूंजी अधिक कैसे लगेगा? क्योंकि बड़े बड़े यंत्रों को खरीदना है तो ज़्यादा पूंजी लगेगा। बड़ा फैक्ट्री डालना है तो बड़े फैक्ट्री को चलाने के लिए अधिक मजदूर लगेंगे। अब बड़े पैमाने पर हो रहा है, उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होगा, इसलिए इसका जो बाजार हो जाता है यह काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप देखिएगा, जैसे कोई कार कंपनी, अब कार कंपनी में जैसे आपका हुंडई कार कंपनी है, हुंडई का कार आता है, हुंडई हो गया, महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, टाटा कंपनी का जो कार होता है। अब जो टाटा कंपनी का जो फैक्ट्री लगा वो तो बड़े पैमाने पर आपको लगता है, उसमें बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसमें बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उसमें बहुत सारे श्रमिक, यहाँ तक कि कुशल श्रमिक का प्रयोग किया जाता है, फिर जाकर के बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जिसका वितरण भी बड़े पैमाने पर होता है, यानी बेचा भी बड़े पैमाने पर हो जाता है। इसलिए जाहिर सी बात है इसमें जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी आपको बड़े पैमाने पर होगा। तो इस प्रकार हम आकार के आधार पर देखते हैं कि आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। इसे आप याद कर लीजिएगा। पहला कुटीर या घरेलू उद्योग, दूसरा छोटे पैमाने का उद्योग, तीसरा बड़े पैमाने का उद्योग। छोटे पैमाने का उद्योग अर्थात लघु उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग अर्थात दीर्घ उद्योग। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें या वर्गीकृत करें। कभी कभी दीर्घ में भी पूछा जाता है, कभी कभी लघु में भी पूछा जाता है। लघु में पूछेगा तो सिर्फ 3 पॉइंट लिख के छोड़ दीजिएगा। दीर्घ में यदि पूछेगा तो प्यारे बच्चों 3 पॉइंट लिख करके इसको क्या कर देना है, तो डील आपको कर देना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिखिएगा कि उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पर निम्नलिखित है। पहला कुटीर या घरेलू उद्योग, दूसरा छोटे पैमाने का उद्योग, ठीक है, तीसरा बड़े पैमाने का उद्योग। लघु में पूछा 3 पॉइंट लिख के छोड़ दो, दीर्घ में करना है तो डैश देकर के लिख दो। घरेलू उद्योग के अंतर्गत, ठीक है, परिवार के सदस्य इस कार्य में लगे होते हैं, उत्पादन घर में ही होता है, इसमें कम पूंजी लगता है, कच्चे माल को आसपास से ही खरीदा जाता है और उत्पादन को आसपास में ही आपको बेचा जाता है। इसके अंतर्गत चटाई बनाना, ठीक है, उसके बाद मूर्ति बनाना, उसके बाद और क्या हो जाएगा, घड़ा बनाना, उसके बाद छिट्टा बनाना, दौड़ी बनाना, सूप बनाना, ये सभी आपको आते हैं। तो इसी प्रकार से दोनों का दोनों आप प्यारे बच्चों लिख सकेंगे कि नहीं लिख सकेंगे? बिल्कुल आप लिख सकेंगे। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे तेज बच्चे हैं, आप लिख आप सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। यह आपका सबसे ज़्यादा MBBI पॉइंट हो जाता है, इसको सभी बच्चे याद कर ही लीजिएगा। अब जो आपका जो चले आता है वह चले आता है कच्चे माल के आधार पर। किसके आधार पर? तो प्यारे बच्चों कच्चे माल के आधार पर। 1 मिनट थोड़ा मैं लिख लेता हूं। चलिए आपका समय है, फिर भी मैं कर देता हूं। चलिए अब हम जो देखेंगे कच्चे माल के आधार पर, इसका तालिका आप लोग बनाइएगा। तो उसी प्रकार से तीनों आपको होगा,
तो कच्चे माल के आधार पर क्या क्या हो सकता है, तो इसका तालिका सभी बच्चे बनाइएगा। तो देखिए अब कच्चे माल के आधार पर आपको ये क्या हो जाता है, तो प्यारे बच्चों बट जाता है। ठीक है, सबसे पहला आपको चले आएगा कृषि आधारित। कृषि आधारित उद्योग नंबर 1। नंबर सेकेंड पर आएगा खनिज आधारित, खनिज आधारित। नंबर थर्ड पर हो जाएगा रसायन आधारित, रसायन आधारित। नंबर 5 हो जाएगा वन आधारित, वन आधारित। ठीक है, और सबसे अंत में हो जाएगा पशु आधारित, पशु आधारित। ठीक है, ये सिर्फ कच्चे माल के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बड़ा बड़ा तालिका बनेगा तो एक बार में लिखना पॉसिबल है नहीं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब कच्चे माल के आधार पर अब उद्योगों को 5 भागों में फिर से बांटा गया। तो कच्चे माल के आधार पर सबसे पहले जो बांटा गया है वह है कृषि आधारित। किस पर आधारित, तो प्यारे बच्चों कृषि आधारित। अब कृषि में भी देखिएगा जो आपका जो माल होता है वो तो कच्चा ही होता है। जैसे प्यारे बच्चों मान के चलिए सब्जी हो गया, ठीक है। अब गन्ना से चीनी को प्राप्त करना, ये भी तो आपको कच्चा ही माल आपका हो गया। तो इसे हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपको कौन कौन से हो जाएगा, तो कृषि आधारित। आप कृषि आधारित के अंतर्गत आपको क्या क्या आ जाएगा, जैसे चीनी उद्योग, चीनी, उसके बाद वनस्पति तेल, क्योंकि ये सभी हमें कृषि से ही इसका उत्पादन हम लोग करते हैं, तो वनस्पति तेल हो गया। फिर इसके बाद सूती वस्त्र हो गया, सूती वस्त्र हो गया। फिर उसके बाद कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, चाय। फिर उसके बाद रबड़ उद्योग, रबड़ आदि बहुत सारा होता है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। कृषि आधारित उद्योग जो हमें कृषि का प्रयोग करते हुए उसका उद्योग हम लोग स्थापित करते हैं, जैसे चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कॉफ़ी, चाय, रबड़ इत्यादि, ठीक है। तो यदि पूछेगा कृषि आधारित उद्योगों का वर्गीकृत करें तो आप जाहिर सी बात है आप लोग लिख दीजिएगा। फिर आपका हो जाएगा खनिज आधारित। अब खनिज मतलब जो खनिजों से आपको प्राप्त होता है, नंबर 2, ये मेरा नंबर फर्स्ट हो गया, ये मेरा नंबर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब खनिज में हम लोग देखेंगे, अब खनिजों में हमें जो प्राप्त होता है एक तो धात्विक होता है, एक अधात्विक होता है। एक धात्विक मतलब जैसे जो धातु से आपको जुड़ा होता है, एक अधात्विक जो धातु से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं खनिज आधारित आपको कर देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर आपको चला आया, इसे मैं ब्लू मार्कर से ही लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको जो चला आ गया नंबर 1, नंबर 1 पर हो गया धात्विक उद्योग, ठीक है। धात्विक यानी जिसमें धातु का अंश हो, जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, धातु का अंश, ठीक है। अब ये धात्विक भी 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है। धात्विक भी कितने भाग में टूट गया, तो 2 भागों में। एक आपका हो गया लौह, जिसमें लोहा का मात्रा होगा, एक आपका हो जाएगा अलौह, जिसमें लोहा का मात्रा नहीं होगा, ठीक है। लौह एक हो गया अलौह, ठीक है। अब लौह में कौन कौन आएगा, जैसे लोहा में आपका हो गया लोहा, इस्पात, ये सभी का सभी लोह में ही आपको आएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे लोहा, इस्पात, ये तो लोह में आ गया, ठीक है। अलौह में जिसमें लोहा का अंश आपको नहीं होता है, जैसे तांबा, तांबा में लोहा का अंश नहीं होता है, ठीक है। एल्युमिनियम,
एल्युमिनियम इत्यादि। ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सभी अलोह के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, उसके बाद अधात्विक। अधात्विक का सीधा सीधा मतलब है कि जो जिसमें धात्विक अंश आपको नहीं हो। ठीक है, अधात्विक। अधात्विक, अधात्विक के अंतर्गत क्या क्या आएगा प्यारे बच्चों? तो अधात्विक के अंतर्गत आपको आ जाएगा जैसे सीमेंट, लिख देता हूं यहां पर, जैसे सीमेंट हो गया। ठीक है, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि, ये सभी का सभी अधात्विक के अंतर्गत हो गया। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाएगा खनिज आधारित उद्योगों का वर्गीकृत करें, तो आप लिखिएगा खनिज आधारित उद्योग का वर्गीकरण निम्नलिखित है। पहला, इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 धात्विक, दूसरा अधात्विक। धात्विक को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, लोहा और अलोह। ठीक है, लोहा का उद्योग लोहा इस्पात हो गया जिसमें लोहा का अंश होता है। ठीक है, अलोह में जैसे तांबा, अल्युमिनियम। दोनों में फर्क कितना है? जैसे चुंबक लीजिएगा ना, चुंबक को लोहा में सटाएगा तो सट जाएगा, तांबा में सटाएगा तो नहीं सटेगा। वही सबको लोहा हो गया अलोह। अधात्विक जिसमें लोहा का अंश ही नहीं होता है, जैसे सीमेंट, चीनी के मिट्टी के बने बर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार से खनिज आधारित हमने क्या कर दिया? उद्योगों का वर्गीकृत कर दिया। यह आपका हो गया नंबर 2 पे। अब हम देखेंगे रसायन आधारित उद्योग। तो प्यारे बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जगह है नहीं तो इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब रसायन आधारित उद्योग प्यारे बच्चों क्या क्या है ना हो जाएगा। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ आपको होता है, रसायन आधारित आपको हो जाएगा, ब्लू से ही मैं आपको लिख देता हूं, पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन। ठीक है, प्लास्टिक, प्लास्टिक, नमक, रासायनिक इत्यादि। ये सारा का सारा किसके अंतर्गत है ना आ जाएगा? ये सारा का सारा रसायन आधारित उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम देखेंगे वन आधारित। ठीक है, वन आधारित क्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वन आधारित आपका हो जाएगा जैसे इमारती लकड़ी। ठीक है, कागज, एक एक में एग्जाम्पल लिख करके मैं छोड़ देता हूँ, बहुत सारा हो जाएगा। जैसे कागज, ठीक है, इमारती लकड़ी इत्यादि। ठीक है, तो उसके बाद जो चौथा जो निकल करके आपको आ जाता है पशु आधारित। अब पशु आधारित उद्योग भी आपको होगा। पशु आधारित उद्योग क्या होगा? जैसे चमड़ा उद्योग, जैसे बेल्ट वेल्ट हम लोग बनाते हैं, बैग वेग बनाते हैं, चमड़ा उद्योग आपका हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा? सबसे पहले चमड़ा यानी चमड़ा उद्योग नंबर 1, फिर ऊन। अब जैसे भेड़ के जो बाल होता है उनसे हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं, तो ऊन से भी हम लोग वस्त्र को बनाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों कच्चे माल के आधार पर हम लोग 1 2 3 4 5 भागों में इसका क्या किया? वर्गीकृत किए हैं। और सभी का मैंने आप सभी को ये एग्जाम्पल बता ही दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ ही गया होगा। इसलिए अब हम चलते हैं उत्पादन के आधार पर। ठीक है, तो मैं आपको मिटा देता हूं। चलिए, उत्पादन के आधार पर क्या हो सकता है? तो सबसे पहले उपभोक्ता समान और मूलभूत। ये हालांकि उतना एग्जाम में आता नहीं है, तो इसलिए मैं लेटर लिख करके छोड़ देता हूँ। सबसे पहले मूलभूत, जैसे लौह इस्पात उद्योग आपका हो गया, और दूसरा आपका हो जाता है उपभोक्ता सामान। उपभोक्ता सामान जैसे प्यारे बच्चों ये भी 3 भागों में आपका बट जाता है। एक बिस्कुट,
बिस्कुट उद्योग, दूसरा वस्त्र उद्योग और तीसरा हो जाता है वाहन उद्योग। मूलभूत में आपका लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यह उत्पादन का क्या हो जाता है, उत्पादन का आपका वर्गीकृत हो जाता है। यानी उपभोक्ता सामान में या तो हम बिस्कुट बनाएंगे, इसका अलग कैटेगरी, वस्त्र बनाएंगे इसका अलग कैटेगरी, वाहन बनाएंगे इसका अलग कैटेगरी। सबसे अंत में जो है स्वामित्व के आधार पर ये आपका MBBI हो जाता है। इसे समझना अत्यधिक आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए स्वामित्व यानी मालिकाना हक के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अब मालिकाना क्या हो सकता है, या तो कोई भी मान के चलिए जो उद्योग है या तो सरकारी होगा। अब सरकारी उद्योग को हम लोग कहते हैं सार्वजनिक उद्योग। क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग। या तो सरकारी होगा यानी सार्वजनिक होगा, पहला कैटेगरी। दूसरा या तो निजी व्यक्ति का होगा, अब निजी व्यक्ति का है मतलब कि निजी उद्योग। तीसरा या तो मिश्रित होगा यानी आधा हिस्सा सरकार का और आधा हिस्सा निजी व्यक्ति का होगा, उसे हम मिश्रित उद्योग हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो इसे मैं बना देता हूं। तो इसे भी 3 भागों में आपको किया गया है। सबसे पहला जो भाग आपको आ जाता है सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। दूसरा निजी क्षेत्र, तीसरा संयुक्त क्षेत्र आपका यही हो गया यानी मिश्रित आपका हो गया, ठीक है। तो सार्वजनिक मतलब कि सरकारी, ठीक है, यानी एक प्रकार का सरकारी, जैसे मान के चले सार्वजनिक, जैसे BSNL हो गया। BSNL कंपनी कौन सा है, सार्वजनिक क्षेत्र का है, ठीक है। आपका रेलवे आपको धीरे धीरे प्राइवेट ही हो रहा है। जैसे मान के चलिए जैसे आपका क्या हो गया, जैसे पेट्रोलियम का जैसे भारत गैस आपका हो गया, ठीक है, और इंडियन पेट्रोल हो गया। तो ये सारा का सारा जो कंपनी है वो आपको क्षेत्रीय आपका है, सार्वजनिक है अर्थात सरकारी है। दूसरा निजी, जैसे टाटा निजी हो गया, जैसे आपको महिंद्रा कंपनी वो भी निजी हो गया, निजी उद्योग है। तीसरा संयुक्त यानी मिश्रित, जैसे मान के चलिए आपका SBI बैंक वो आपका मिश्रित है, उसमें बहुत हिस्सेदारी सरकार का है तो बहुत हिस्सेदारी निजी व्यक्ति का भी है, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर 3 भाग में यहाँ जाकर के बढ़ जाता है। तो यहीं से आपका देखिए कितना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। इसके अंतर्गत देखेगा था बहुत क्वेश्चन, जैसे कुटीर उद्योग से क्या समझते हैं, लघु उद्योग से क्या समझते हैं, दीर्घ उद्योग से क्या समझते। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के बीच अंतर, लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग के बीच अंतर, कितना प्रश्न हो गया, बहुत क्वेश्चन। सार्वजनिक यानी स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकृत करें, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें, कितना क्वेश्चन लग गया, बहुत सारा क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों समझाने का काम छठा अध्याय का आपका समाप्त हो गया, ठीक है। जो भी समझाना था मैंने आप सभी को समझा दिया। अब जो नेक्स्ट क्लास में होगा, नेक्स्ट क्लास में आपका प्रश्न उत्तर प्यारे बच्चों होगा, अर्थात इस एक ही क्लास में मैंने सभी पॉइंटों को आप सभी को समझा दिया। अगले क्लास में प्रश्न उत्तर करा करके इस अध्याय को मैं क्या कर दूंगा, मैं आपको समाप्त कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं अवश्य रूप से कर लीजिए। कॉल कर सकते हैं, उसके लिए हमें 70 61 50 45 52। धन्यवाद।